दोस्तों हम आज के इस दौर में एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता में जी रहे हैं, जहां हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। आज व्यक्ति को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जरूरत के सभी सामान बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलता तो हर इंसान को पता होता है कि उसकी जरूरत की चीज उसे कहाँ मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और पीछे का इतिहास देखें जिसमें हमारे पूर्वज जिस भी सभ्यता को जी कर आए हैं, तो सभ्यता और आज की सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों वैसे जब से मानव का जन्म हुआ है तब से आज तक बहुत सारी सभ्यताएं बीत चुकी हैं। उन्हीं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आज से पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत और पाकिस्तान में पाई गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अब तक पाई गई सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन है। एक प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ ये सभ्यता सभी सभ्यताओं में सबसे उन्नतिशील और एक बड़ी सभ्यता भी थी। दोस्तों इस सभ्यता को लेकर आज भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस घाटी की खोज 2600 ईसा पूर्व मतलब कि आज से लगभग 4617 साल पहले हुए थे, जबकि इनसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिकों के हिसाब से ये सभ्यता 8000 साल पुरानी थी, जिसके आधार पर अगर सच में ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है तो इस लिहाज से ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता के होने का प्रमाण 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं। दोस्तों साल 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें ये पंजाब आज पाकिस्तान का पंजाब बन चुका है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे प्राचीन अवशेषों का निरीक्षण किया, जिसके बाद साल 1842 में लेख लिखकर पूरी दुनिया के सामने कई बातों का खुलासा किया। जिसके बाद साल 1853 से 1856 के बीच जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कार्य हो रहा था, तो उस समय रेलवे इंजीनियर्स बॉटन ब्रदर्स को हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। जिसके बाद अति प्राचीन खंडहरों के रूप में प्राप्त होने वाली इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में किया। लेकिन जब एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को इस खुदाई के बारे में पता लगा तो उन्होंने इस जगह की जांच की और इसके कुछ साल बाद यानी कि साल 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। जिसके बाद 1902 में ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाए जाने के बाद आधिकारिक तौर पर पहली बार साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का काम शुरू किया और 1922 में राखलदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य आरंभ किया। जिसके बाद पहली बार दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में सिंधु सभ्यता को उजागर किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता की खोज से दुनिया भर में हो रही सभ्यताओं की खोज को एक अलग ही गति मिल गई थी, जिसके बाद खुदाई के कार्यों में तेजी आने लगी थी और यही कारण है कि आज इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान में लगभग 50 से 55 नगरों की खोज हो चुके थे और अगर कुल नगरों की बात करें तो अब तक यहाँ से 1500 नगर प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं ये ज्यादातर भारत में ही खोजे गए हैं। भारत में पाए जाने वाले नगरों की संख्या करीब 950 के आसपास है। इन नगरों की संख्याओं से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभ्यता कितनी बड़ी रही होगी। अगर हम इस सभ्यता की तुलना मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से करें तो इन दोनों सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो भी हड़प्पा की सभ्यता इन सभ्यताओं के मुकाबले करीब 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। भारत के हरियाणा में खोजा गया राखीगढ़ी नगर भारत में खोजे गए नगरों में सबसे बड़ा नगर है। इसके अलावा भारत के गुजरात में सबसे ज्यादा नगरों की खोज हुई है। यहाँ का लोथल नगर एक बड़े बंदरगाह के रूप में प्राप्त हुआ था, जहाँ से दूसरे राज्यों में व्यापार किया जाता था और लोथल बंदरगाह एक बड़े व्यापार का केंद्र था। इस बात के कई सबूत खुदाई में मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थे और यहाँ अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावले और रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए कई इतिहासकारों ने इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देना अधिक उचित समझा, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम इंडस है। दोस्तों आर्यों के आगमन से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग एक विकसित समाज का निर्माण कर चुके थे, जिनके बनाए हुए नगर एक विशेष तरह की श्रृंखला में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बने हुए थे। दोस्तों अगर आपने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है तो आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि पूरे संसार में जो सभ्यता नदियों के किनारे बसे थे वही सभ्यता आगे बढ़ी, फली फूली और उसी सभ्यता ने आगे चलकर एक नए समाज को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरहात नदी के किनारे पाई गई। ठीक उसी तरह भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, जिसने आगे चलकर एक नए समाज को जन्म दिया। हम भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि इस सभ्यता के जैसे विशाल सभ्यता, नगर निर्माण और नगर नियोजन व्यवस्था अभी तक किसी और दूसरी सभ्यता में देखने को नहीं मिले। इस सभ्यता के लोगों को अक्षरों का ज्ञान था, चित्र बनाकर अपने विचारों को व्यक्त करना इस सभ्यता के लोगों को बखूबी आता था। इसके अलावा खुदाई में मिले अवशेषों की मदद से इस बात का पता लगा है कि सभ्यता के लोगों को नाप तौल भी करना आता था। इसके अलावा इन लोगों को मिट्टी और धातु से बर्तन और औजार बनाने की कला भी आते थे। दोस्तों इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिली ईंटें लगभग एक समान रूप की हैं, जिससे इस बात का स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ समझ आता है कि सभ्यता के लोग गणित का विशेष ज्ञान रखते होंगे, इसलिए इन्होंने इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जिसे देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नगर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया होगा। कुछ विशेष सलाहकारों की माने तो ये नगर किसी बड़े राजा की रियासत जैसा विशाल था, जो काफी दूर तक फैला था। इसी कारण मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों अगर इस नगर की सड़कों के बारे में बात की जाए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, जिसमें मुख्य रास्ता करीब 10 मीटर तक चौड़ा पाया गया है और इससे जुड़े हुए बाकी रास्ते जो कि एक प्रकार की गलियां हैं करीब 3 से 4 मीटर तक चौड़ी है, जिसमें सभी के घरों के मुख्य दरवाजे गलियों में ही खुलते हैं। इन घरों से एक चौड़ी नाली भी निकली हुई है, जो कि सड़क के किनारे से होती हुई एक बड़ी नाली में मिलती है।
इस सभ्यता में बनी हुई नालियां एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी हुई है जो कि आज भी सुरक्षित है और इन्हें आज भी देखा जा सकता है। इस सभ्यता के लोगों के खान पान की बात करें तो इनके खान पान में गेहूं, जौ, राई, दालें, फल और कहीं कहीं पर चावल देखने को मिलते हैं। कुछ विशेष इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता के लोग मांसाहारी नहीं थे और कहीं कहीं पर मांस के खाने के भी अवशेष मिलते हैं। मांसाहार में यहाँ के लोग भेड़, बकरी, भैंस और सुअर आदि जैसे जानवरों के मांस का सेवन करते थे। दोस्तों, अगर इस सभ्यता में स्त्रियों की बात की जाए तो वो सजने संवरने के लिए सोना, चांदी, हाथी के दांत, शंख, सीपी और मनके से बने आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही वो सूती, ऊनी और कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे। दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई में अभी तक अस्त्र शस्त्र या हथियार नहीं मिले हैं, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सभ्यता कितनी शांत थे। इस सभ्यता के लोग प्रायः व्यापार और विकास में विश्वास रखने वाले मालूम होते हैं, जिन्हें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता के लोग जानवरों के शिकार के लिए हथियार बनाया करते थे और इन हथियारों से ये अपनी रक्षा भी किया करते थे। इस सभ्यता की खुदाई में मिले चित्रों में उपस्थित लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है और इतिहासकार आज भी उस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सभी अब तक असफल रहे हैं। और उनका मानना है कि जिस दिन भी इस लिपि को पढ़ लिया गया तो उस दिन इस सभ्यता से जुड़े कई बड़े राज खुलेंगे और इस सभ्यता के बारे में कुछ भी छिपा हुआ नहीं बचेगा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि उन लिपियों में कुछ ऐसे राज दफन हो जो हमें किसी और सभ्यता की खोज में मदद करें, जो कि आज तक हम भारतीय न ढूंढ पाए हो। कैसा हो सकता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।